क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के बारे में, तो बात ये आती है कि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग प्रकार की संस्कृति होती है और उसका निर्माण भी अलग अलग समय के अनुसार होता रहता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृति का निर्माण किस आधार पर होता है, किस बेसिस पर होते हैं और कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जो भारत में क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। जब हम बात करते हैं इस टॉपिक में, तो कहता है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोल चाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, क्योंकि भारत के अलग अलग भागों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों की भाषा अलग अलग होती है, जिससे उस राज्य के लोगों की पहचान होती है और वही उस राज्य की संस्कृति से जुड़ी हुई होती है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक राज्य की अपने अलग विशेष प्रकार की संस्कृति होती है। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, मतलब लंबे समय से है। किंतु अलग-अलग क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही, क्योंकि आज जो हम 28 राज्य देखते हैं, ये राज्य आज या कल नहीं, बल्कि लंबे समय के अंतराल के लोगों की मांग के आधार पर बनाया गया, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है, क्योंकि हर एक राज्य दूसरे राज्य से धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचार के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है, मजबूत बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य अलग अलग क्षेत्रों में एक समान सी प्रतीत होती है, दिखाई देती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपरा एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाज से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। इस प्रकार की संस्कृति के बारे में आइए हम आगे विस्तार से बात करते हैं कि कैसे कोई संस्कृति एक जगह से निकली और दूसरी जगह में जाकर के उसके अलग अलग रूप हो चुके थे। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो दूसरी जगह पर थी, वह तीसरी जगह पर आकर के अपने आप को और भी ज्यादा तेजी के साथ विकसित कर ली, अर्थात वो तेजी के साथ डेवलप हो चुकी है। इस प्रकार की चीजों के बारे में भी हम इस चैप्टर में टॉपिक में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। कहता है चेर और मलयालम भाषा का विकास, मतलब चेर और मलयालम यह एक दो प्रकार की भाषा है। इस भाषा का विकास कैसे हुआ, आइए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। कहता है भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के कारण अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण चालू करें। मतलब यह हुआ कि भाषा और क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। जब हम बात करते हैं किसी क्षेत्र के बारे में, तो उस क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है। जैसे यदि हम बात करते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार की अपनी अलग भाषा होती है। बिहार में हम ज्यादातर बोलते हैं क्या, भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन बिहार की अलग अलग क्षेत्रों में भोजपुरी, मगही, मैथिली और विभिन्न प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। यही भाषाएं बिहार की पहचान होती है। तो भाषा और क्षेत्र ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। मतलब महादेवपुरम जो है वह कहाँ पर है, तो महादेवपुरम का चेर राज्य, तो चेर जो है वह एक प्रकार का राज्य है। यह राज्य कहाँ पर है, तो साउथ वेस्ट में पड़ता है।
जो केरला का एक हिस्सा है। आइए देखते हैं इसको मैप के बारे में, मैप से समझने का काम करते हैं कि कहाँ पर है। तो केरल का ये रहा पार्ट, और यहाँ जो तिरुवनंतपुरम दिखाई पड़ रहा है, इसी के इस पार्ट के हिस्से में आपको चेर राज्य रहते हैं। तो यही इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिल जाता है। कहता है 9th सेंचुरी में ये इसे स्थापित किया गया, मतलब जो चेर गणराज्य की स्थापना हुई वह 9th सेंचुरी में स्थापित हुई। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। मतलब मलयालम भाषा का जो उपयोग है और लिपि का जो उपयोग है वह अभिलेखों के माध्यम से किया गया, और यही अभिलेख आज के समय में बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मलयालम भाषा है, तो मलयालम एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसका उपयोग सरकारी कामकाज में किया गया था, सरकारी कामकाज में। और इसकी जानकारी कब मिलती है? 9th सेंचुरी के टाइम में मिलती है। आगे बात करते हैं, तो ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं, ये अभिलेख 9th सेंचुरी का है, जो बताता है कि हमने इसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया होगा। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत के परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मतलब जो मलयालम भाषा लिखी जाती है, इस भाषा को लिखने के लिए संस्कृत के ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। कहता है कि केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। क्योंकि यहाँ के रंगमंच जितने भी हैं उसमें संस्कृत के बहुत बड़े योगदान को देखा जा सकता है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियों में से एक है जो 12th सेंचुरी में बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है, मतलब क्योंकि जो मलयालम भाषा है उसकी संस्कृति जो संस्कृत से ही ली गई है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14th सेंचुरी का एक ग्रंथ, इसका नाम है लीला तिलकम, इसका नाम है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। इसके अंदर लीला तिलकम के अंदर व्याकरण बताया गया है और काव्य शास्त्र की रचना की गई है। मणिप्राबलम शैली में लिखा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो आता है आप लोग का कि लीला तिलकम किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है यह आपका शैली, ये लिखा गया है मणि प्रबालम शैली में लिखा गया है। यदि हम बात करते हैं इस के अंदर क्या लिखा गया है, तो इसके अंदर व्याकरण, और जो दूसरा लिखा गया है वो है काव्य शास्त्र। तो ये दो चीजों की रचना इसके अंदर की गई है। कहता है मणि प्रबलम शैली में लिखा गया है, और मणि प्रबलम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा या मूंगा। मतलब ये हीरा और मूंगा से बना हुआ है। ये दो भाषाओं अर्थात संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मतलब इसको लिखने के लिए हमने संस्कृत का इस्तेमाल किया और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट में कहता है कि शासक और धार्मिक परंपराएं, जैसे कि जगन्नाथी संप्रदाय। यदि हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में, क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। मतलब जगन्नाथ मंदिर की जो स्थापना है उससे जानकारी मिल जाती है। जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द भी है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा बनाई जाती थी। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी की प्रतिमा को हमने अभी जो देखा वह 12th सेंचुरी से मिली हुई प्रतीत होती है, जिससे कि ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो जगन्नाथ मंदिर की यदि बात करते हैं उड़ीसा पुरी के बारे में, तो यह विष्णु के अवतार के तौर पर एक मंदिर को स्थापित किया गया था। कब किया गया? तो इसे 12th सेंचुरी की बात करता है, जो गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा
जिसका नाम था अनंत बर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर को बनवाने का निश्चय किया था। तो इस मंदिर को बनाने का काम किसने किया? उसका नाम था अनंत बर्मन था। अनंत बर्मन था जिसने इसको बनाया था। कब बनाया था? तो 12th सेंचुरी के टाइम में बनाने का काम किया था। ये जो अनंत बर्मन था ये किस वंश का था? तो ये था गंग वंश का था। गंग वंश का था। इसके बाद 1230 में राजा अंगी भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। मतलब जो अनंत बर्मन था उसने जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व मतलब कि उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने आप को घोषित कर देता है। आगे कहता है कि जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल अर्थात तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। इस प्रकार से देखा जाए तो ये समाज के पॉलिटिकल और सोशल इन दोनों ही इश्यूज के ऊपर या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं। ऐसे सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े लेवल पर इन्होंने काम को चालू कर दिया। जिन्होंने उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगलों ने जीता, मराठे ने जीता, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य होगा, क्योंकि ये मंदिर उस राज्य को प्रतीत करता है अर्थात राजा को प्रतीत करता है। राजा मतलब मंदिर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मंदिर थे उनका निर्माण राजा के द्वारा ही किया गया था और यहाँ के लोगों की जो आस्था थी वो मंदिर पर थी अर्थात राजा पर था। इसलिए जो मंदिर पे कब्जा करेगा वह यहाँ के जनताओं के मन के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। इसीलिए इस प्रकार के मंदिर को हड़पने की गवर्नमेंट की और अन्य प्रकार के बाहरी शक्तियों का प्रभाव बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। आगे कर चलते हैं तो कहते हैं राजपूत और सूरवीरता की परंपरा। 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उसे राजपूताना कहते हैं। तो राजपूताना का जो इलाका है ये पूरी तरह से देखा जाए तो यह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान से ये जुड़ा हुआ है। यदि बात करते हैं तो इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। मतलब कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में से कौन से लोग थे? तो राजपूत थे, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। मतलब कि हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट का स्टेट था जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इसमें से कई सारे स्टेट ऐसे थे जो अपने आप को राजपूत का दर्जा दिया करते थे। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो देखो राजपूतों ने क्या किया? तो राजपूत ने एक संस्कृति को डेवलप किया। उनकी अपनी अलग संस्कृति हुआ करती थी जिसको इन्होंने खुद डेवलपमेंट किया। ये संस्कृति परंपराएं वहां के शासकों के आदर्श और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठ तौर से जुड़ी हुई थी। लगभग 8th सेंचुरी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर अलग अलग परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा ही राजा या शासक था जो ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। वरण का मतलब होता है धारण करना, अपना लेना, मगर पीठ नहीं दिखाई। ये जो बातें बताई जा रही है ये बातें राजपूतों की संस्कृति को बताने का काम करता है, जो बताता है कि राजपूत की संस्कृति किस हद तक अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जा सकती थी। इसके बारे में इन्होंने बताने का काम किया। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीता में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। अब जो भी राजपूतों के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, इनके बारे में लोगों के बीच में जानकारी कैसे पहुंचती है? तो पहुंचती है चारण भाटों के द्वारा। मतलब कि जो घूम घूम करके
विचारधाराओं को फैलाने का काम करते हैं, ये उनके माध्यम से फैलती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनमें यह आशा की जाती थी कि वे भी अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अनुकरण का मतलब होता है अपनाना या उसको फॉलो करना। कहता है साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, इन सभी के प्रसंगों का संवेदन चित्रण प्रस्तुत करते हैं, बताने का काम करते हैं। कहते हैं कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों का स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़ों के कारण के रूप में विद्यमान हुए, जब पुरुष स्त्री को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं भी तो वो चित्रित भी किया गया, मैं कहीं कहीं पर इनके डायग्राम चित्र बनाए गए हैं। स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं के द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता के ऊपर अपने आप को जला देना, जिंदा जला देना, इस प्रकार की प्रथा को सती प्रथा कहा गया। कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है कि इस प्रकार लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे और उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। इसी को एक नाम दिया गया, जिसे हम कहते हैं जोहड़, कहते हैं जोहड़ प्रथा कहते हैं। जोहड़ प्रथा की खास बात यह है कि यहाँ पर जो महिलाएं होती है वह खुद एक अग्नि कुंड बनाती है। ऐसे अग्नि कुंड में ये डूब करके मतलब कि आत्महत्या कर लेती है कूद करके। इस प्रकार की कहानी पद्मावती में आपने देखा होगा कि पद्मावती में इसको विस्तार से कैसे बताया गया है, समझाया गया है। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। कहता है यदि शूरवीरता की परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी हुई है। कथक शब्द का कथा शब्द से लिया गया है। कथक जो है वह कथा शब्द से लिया गया है, जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे, मतलब गा गा करके सुनाने का काम करते थे, लेकिन वह कथा के रूप में हुआ करता था, भाषण के तौर पर नहीं, विचार के तौर पर नहीं, बल्कि यह एक कथा के तौर पर गाया गया था। 15-16 सेंचुरी के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था, जिन्हें रासलीला कहा गया था। तो रासलीला क्या है? रासलीला राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यानों को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना ही रासलीला कहलाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथकर कथाकार के मूल हाव भाव से भी जुड़ जाते हैं। अपने हाथों को भौहों को दिखाना, प्रस्तुत करना, दिखाना, समझाना और उसके बारे में लोगों को बताना, ये इनकी मुख्य कहानियों की विशेषता में से एक मानी जाती है। कहता मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गई। मतलब कि इसका जो विकास हुआ वह विकास 8 और 9th सेंचुरी के टाइम में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान के टाइम में किसके वंश में होता है? तो गंग वंश के शासनकाल में इसकी स्थापना हो जाती है। आगे चल करके दो परंपराएं अर्थात घरानों में फूला फूला, राजस्थान में फूला फूला और यहाँ के राज दरबार के साथ साथ ये लखनऊ में भी फूला फूला। मतलब किस प्रकार की जो विचारधारा थी, मतलब जिसे हम कहते हैं यहाँ पर कथक के बारे में। जो कथक नृत्य है ये दो जगह फैलता है, पहला राजस्थान फैलता है और दूसरा यूपी में फैल जाता है। कहता है अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा।
1850 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। मतलब इसका बारे में यदि कहा जाए तो ये मात्र 25 सालों में इसका विकास नॉर्थ इंडिया के अधिकतर राज्यों में देखने को मिल जाता है। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट अथवा ध्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर बल दिया गया। मतलब क्या हम इसमें अपने जो विचार, अपनी जो भावनाएं प्रकट करने वाले हैं, उसके अंदर भावनाएं कितनी है, अपनी विचार कितनी है, हम उसको कितना रियलिस्टिक बनाते हैं, इन चीजों के कारण ये काफी बड़े स्केल पर पॉपुलर होना चालू हो चुका था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथकर को भी 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 सांस्कृतिक नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। मतलब जो हमारे पास कथक नृत्य था उसे 6 तौर पर सांस्कृतिक तौर पर मान्यता मिल गई। कहता है शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो किस कला रूप को शास्त्रीय नृत्य माना जाए। मतलब कि जो शास्त्रीय हमारे पास डांस है उसमें हम किसको शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर यदि बात करते हैं तो उत्तर ये होगा कि क्या हम उस रूप में या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, या शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा कौशल की आवश्यकता होती है, या इसलिए माने कि वो लंबे समय से प्रशिक्षण के बाद आता है। क्या इसलिए वो शास्त्रीय है क्योंकि ये निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया सकता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है। और ये भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे कौन कौन से हैं, उन्हीं को हम शास्त्रीय रूप में शामिल करते हैं। इसमें आगे यदि बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, तो वह भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। ये आपके पास 3 2 5 और के ऊपर 6 ऐसे कुछ 6 ऐसे लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम कथक हो गया जो हमारे भारत के अंदर देखने को मिल जाती है। संरक्षण के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। मतलब यदि हमें किसी कल्चर को बचा के रखना है तो हमने छोटे छोटे चित्र बनाना चालू कर दिए ताकि भविष्य के लोगों को समझाने में ये आसानी हो सके और लोगों को बता सके। कहता है कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्र की परंपरा। मतलब लघु चित्र की परंपरा का जो विकास हुआ एक लंबे समय अंतराल के बाद हुआ। छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया गया था, बनाया गया था। प्राचीन समय में लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तकियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मतलब जैन धर्म को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लघु चित्र का इस्तेमाल किया और इसमें सारे रंगों को अच्छे तरह से बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करते थे। ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित किया गया था, मतलब कि उसे रंगा गया था और उसमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू विस्तृत किए गए थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये गिने चुने लोग, बादशाह और उसके घनिष्ठ जनों के द्वारा ही देखे जा सकते कि कौन किसकी ओर मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए, जिसके बाद मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी
किया और मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विकास का चित्रण बराबर चलता रहा, क्योंकि इनका विकास करके हमने अपनी संस्कृति को बढ़ाया, बचाया और फैलाने का काम किया। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जिसे हम कहते हैं आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द आसपास हिमालय की तलछटी में, लेकिन नीचे वाले तराई वाले इलाका है। 17वीं सेंचुरी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली का नाम दिया गया। तो साहसपूर्ण भाव प्रभाव शैली का विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं क्या, बसोहली कहते हैं। जब आपने देखा होगा डांस करते हैं तो लोग अपने भावों को हिलाते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं और एक टाइप का सिनोनिमस तरीके से वो अपने आप को दूसरों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी शैली को हम कहते हैं बसोहली शैली कहते हैं। ये जो सबसे प्राचीन या सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो भानुदत्त की रसमंजरी थी। भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, क्योंकि यहाँ पर रहने पर उन्हें बड़ी मात्रा में ऋण देने का काम करना पड़ता था, इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। आगे कहता है उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, मतलब कि जो उन्हें रहने के लिए घर, सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार रहे। जिसके बाद चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। चित्रकला की कांगड़ा शैली विकसित हुई और ये शैली 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। इसकी प्रेरणा का जो मुख्य स्रोत है वो वहां के वैष्णव परंपरा थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग विषय था। काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो उन्होंने अलग अलग शैलियों के विकास को लेकर के प्रमोट करना चालू किया और लोगों के बीच में पॉपुलर करना चालू कर दिया, ताकि उनका विकास हो सके और हर एक क्षेत्रीय संस्कृति का विकास बखूबी तरीके से हो सके। इसके लिए सारे काम किए गए। कहता है क्या स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित करते थे, मतलब अपने डायग्राम बनाया करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे, क्योंकि उसको बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उस तकनीक के कारण और उसके सिक्योरिटी के कारण और बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने के कारण कुछ चीजें आज भी प्राचीन टाइम की कलाकृतियां, लिपियां, अभिलेख इसके बारे में जानकारी विशेष तौर से मिल जाती है। बंगाल, नजदीक से एक नजर। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग बंगाली भाषा बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। मतलब कि जो बंगाली है वो किससे निकली है, तो वो भी संस्कृत से निकली है। इसलिए हम संस्कृत को क्या कहते हैं, संस्कृत को हम सभी भाषाओं की माँ कहते हैं, मतलब मदर लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी भाषा है, चाहे उर्दू हो, हिंदू हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, सभी भाषाओं का जो विकास हुआ वो किससे हुआ, तो वो संस्कृत से ही होता है। शुरुआती टाइम मतलब कि फर्स्ट बीसी के टाइम संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो ईसा पूर्व 4th बीसी से बंगाल और मगध जैसे दक्षिणी बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे। वाणिज्यिक का मतलब होता है लेन देन का काम, कमर्शियल तरीके से काम किया गया, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया
और 4th सेंचुरी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। तो गुरुवंशीय, ध्यान देना, सॉरी गुप्त वंशीय, गुप्त वंश के लोगों ने 4th सेंचुरी में कहां पर हमला बोल दिया था? तो उन्होंने बोला था बंगाल पर हमला बोल दिया था, और बंगाल पर हमला बोल करके ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया और गंगा के मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव से अधिक प्रबल हो गई। तो इन्होंने अपना को कहां से विकास किया? तो भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर जो विकास किया वह बंगाल था। और 7th सेंचुरी में चीनी यात्री हान सांग ने यह पाया कि बंगाल में सभी जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हर एक जगह पर संस्कृत जैसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, जैसे मलयालम हुआ, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इसके साथ असम हो गया, सारी भाषाएं इसी से निकलती हैं। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ, विकास हुआ। 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, अलग थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो सूबा माना लगा, हालांकि उस समय जब अकबर ने इसे जीता तो बंगाल को एक सूबे का दर्जा दिया गया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पर विकसित हुआ। मतलब 1586 के टाइम में बंगाल के अंदर दो भाषाएं थी। पहली जो भाषा थी वह थी आपकी बंगाली थी और दूसरी थी फारसी। फारसी जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी और जो बंगाली थी वह नॉन ऑफिशियल, या आप कह सकते हो इसका जो विकास था वह विकास यहाँ के जो नॉन ऑफिशियल काम होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, एक साथ जुड़ गया। ये साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है, वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि ये 1905 के टाइम में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल था वह ईस्ट बंगाल आज के टाइम में भी हम इसे कहते हैं बांग्लादेश कहते हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में तो इसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाली, कहते हैं पश्चिम बंगाल के नाम से हम इसे जानने का काम करते हैं। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है संस्कृत की श्रेणी है, पहले तो हमने इसको संस्कृत में बांट दिया गया, और दूसरा उसे स्वतंत्र है, मतलब कि उसको पूरी तरह से आजादी मिली है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मिल जाते हैं, जैसे मंगल काव्य अर्थात शताब्दियों के अर्थ में शुभ, यानी कि मंगल काव्य जो स्थानीय देवता से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बताया गया। भक्ति साहित्य दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है भक्ति साहित्य, जैसे गौड़िया वैष्णव आंदोलन के नेता तो थे, श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि इसी से शामिल होती है, इसी से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहता दूसरे श्रेणी में बात करते हैं तो वो आते हैं नाथ आते हैं, जो साहित्य को शामिल करते हैं, जैसे कि मैनामती, ये एक टाइप का साहित्य है। गोपी चंद्र, ये भी साहित्य है। धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया साहित्य है। परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये सभी की सभी ऐसी चीज लिखी गई है जो इस समय हमारे यहाँ पर संस्कृत से उपजी हुई अलग अलग कथाओं संस्कृतियों से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आता है। मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर ये क्या है? ये लोगों के नाम है जो अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि यह गीता विशेष जो अक्सर अभिनीत की जाती है। अभिनीत का मतलब होता है उन्हें किसी पार्टी में, किसी जगह जॉब में नियुक्त करना। ये बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक भाषाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। मतलब उसका जो बेटा था उसके सामने हमने इतना तो पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी माँ का नाम मतलब कर रहा है कि हम उसे सन्यासी में भेज दें, तो हम कैसे भेजें। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल का निर्धारण करना ज्यादा सरल था,
क्योंकि ऐसी अनेक हड्डियां पाई गई है जिनमें ये इंगित होता है कि उनकी रचना 15वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध और 18वीं सेंचुरी के मध्य के भागों के बीच में पाई जाती है। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल का निर्णय सही नहीं किया जा सकता था। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ही कम हुआ करता था। ऐसी जगह पर ये लोग रहना चालू कर देते हैं। अब कहता है पीर और मंदिर। ये सूफी संतों के आंदोलन के उदय का और चरम बिंदु का लास्ट पॉइंट माना जाता है। पीर फारसी शब्द का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो जब हम बात करते हैं पीर, तो पीर कौन होता है? ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है जो बताने का काम करता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कहता है 16वीं सेंचुरी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम से कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे पूरब की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसान के नए समुदाय में मिल गए, क्योंकि अब उनके पास आदिवासी के तौर पर रहना, सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा था। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो मुगलों ने सबसे पहले अपनी राजधानी बंगाल में स्थापित की। कहां पर? ढाका में। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस क्षेत्र पर मस्जिद बना लिया करते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के रूपों के तौर पर काम आती थी, ऐसा उनका मानना था। कहता शुरुआत में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। यह सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता प्रदान किया करते थे। ये नेता शिक्षक और निर्णायक की भूमिका निभाने में भी माहिर थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर भी कहा करते थे, क्योंकि ये लोग समाज में घूम घूम करके लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बात किया करते थे। इसमें कहता है कि इस पीर की श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभवी, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्मा भी शामिल है। मतलब यहाँ पे साफ साफ आ गया कि श्रेणी के अंदर किन किन लोग शामिल किया गया है, तो ये सभी के सभी लोग इसमें शामिल है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर रहा, जो 19वीं सेंचुरी में आकर समाप्त हो गया। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर व्यक्तियों के या समूह के द्वारा बनाया गया था, जो शक्तिशाली बन रहे थे। इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते हैं। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर, निम्न मस्जिद जैसे समूह और कालू, जैसे कहता है तेली, कंसारी, घंटा धातु का कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। क्योंकि केवल पैसा देने से नहीं होता है, बल्कि पैसा को सही से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। इसी को लेकर के ये काम किया गया। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवार ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरने गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छप्पर वाली झोपड़ी में रहा करते थे, उनको ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो उनका प्रतिमा मंदिर में स्थापित हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने टफ तरीके से इन्होंने पैसे को बचाया, लगाया, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी और मायने रखता है। यहाँ पे सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया, इसका नाम है जीववाद। ये क्या होता है? तो ये मानना है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं का भी जीवात्मा होती है, उनके अंदर आत्मा पाई जाती है, इसलिए हम इसे जीवात्मा के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पर आगे कि इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ी की तरह पाई जाती है, जिसे हम दो चाला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिहार में दो छत वाली जो झोपड़ी होती है, इसे हम दो चाला के नाम से जानते हैं।
अगला होता है चौचाला, जो 4 छतों वाली होती है। 5 अध्याय में वर्णित बंगाल के गुम्बद को याद करें और इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का शुरुआत करें। शुरुआती टाइम में अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छत 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक लटकी होती थी। आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया था और इसके भीतरी भाग में कोई सजावटी नहीं थी, लेकिन इनके मंदिरों की बाहरी दीवारों चित्रकारी, सजावटी, टाइल, मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की सजावट देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? तो वो देखो कहता है क्या, यहाँ पे कहता है कि पश्चिम बंगाल के कुछ बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, तो यहाँ पर इस प्रकार की विशेषता देखने को मिल जाती है। कहता है यहाँ पर लोग मछली भोजन के रूप में कैसे किया करते थे। कहता है परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से जुड़ा होता है और ये पदार्थों पर निर्भर करता है कि वहां पर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, उसी के अनुसार लोग रहते हैं और अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए ये स्वाभाविक भी है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में शामिल किया गया। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा था और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा, मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टिका लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करके उन्हें टोकरी में टोकरी में भरकर बाजार से ले जाया करते थे। ब्राह्मणों को सीमित भोजन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन स्थानीय आहार में मछली को या मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञ ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए एक निषेध में ढीला कर दी। कहता है क्या, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसमें स्थानीय ब्राह्मणों की कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी गई। तो बंगाल के अंदर जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें मछली खाने का आदेश मिल चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक ब्राह्मण की अपनी अलग प्रकार की कम्युनिटी होती है, जाति होती है। अब अंत में कहता है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे होता है। तो यहाँ पे कहता है कि 18वीं सेंचुरी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के पर्याय या किसी चर्च यानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के तौर पर पहचानने लगे जो एक भाषा के हों, जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते हो। शुरुआती 19वीं सेंचुरी में रोमानिया में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखे जाने लगे और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन राजभाषा का प्रयोग किया गया। ये और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को ये बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग रास्ता। 19वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक बल दिया, बढ़ावा देने का काम किया। इसी के साथ क्लास आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।